हे शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। आई नो गाइज, ये एफएफ पिछले 2 चैप्टर से थोड़ा बोरिंग और स्लो चल रहा होगा, ऐसा आप लोगों को लगता है, पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस एफएफ में बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो अगले चैप्टर्स में खुलती जाएगी। अगर मैं आज ही चैप्टर बोर हो रहे हैं इसलिए कुछ पार्ट स्किप कर दूं तो आपको आगे जाकर इस एफएफ को समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए मैं अपने एंड से हो सके उतना मज़ेदार तरीके से इस एफएफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आप अपनी ऑथर के साथ कोऑपरेट करेंगे। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विंग और वेन रोहान अब आमने सामने थे और बाकी सारे कल्टीवेटर्स उस बैरियर के अंदर थे। वेन रोहान की बहुत सारी बातें सुनकर लैन क्लैन और बाकी सारे सेक्ट लीडर भी शॉक हो चुके थे, क्योंकि किसी को भी ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। इनफैक्ट आज उन्हें जो चीज़ें पता चल रही थी वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत न्यू थी। आज उन सबको समझ में आ रहा था कि वो कितने बड़े भ्रम में अब तक जीते आए थे। जिसे वो डीमन मानते थे वो तो एक एंजल निकला, और जिसे वो अपना साथी मानते थे वो एक धोखेबाज निकला। विंग से हमेशा से ही हर क्लैन डरता आया था। विंग ने किसी पर भी अटैक तो नहीं किया था, पर हर कोई जानता था कि विंग के पास पावर्स बहुत ज्यादा है, और ऑब्वियसली जिसके पास पावर होंगे उसे उन पावर का गुरूर भी होगा। उन लोगों की एक गलती और विंग पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए आज तक विंग के साथ किसी ने भी मिसबिहेव करने की कोशिश ही नहीं की थी, पर उन्हें आज फर्स्ट टाइम समझ में आ रहा था कि विंग भले ही उम्र से छोटा है पर वो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचता। विंग सच में पूरा अपने फादर और मदर पे गया है। उसका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है। वो हर किसी की हेल्प करता है और हर किसी से अच्छे से बिहेव भी करता है। भले ही उसमें पावर्स कितनी भी हो, पर वो एक गुड कल्टीवेटर है। ऊपर से सब कुछ समझ में आ रहा था कि विंग हमेशा स्माइल करता है, पर उस स्माइल के पीछे कितना ज्यादा दर्द छुपा हुआ है। आज विंग के लिए उन सब की आंखों में कंसर्न था और अपनी हरकतों के लिए और सोच के लिए गिल्ट भी था। विंग वेन रोहान के सामने फियरलेसली खड़ा था और वो वेन रोहान की आंखों में ही देख रहा था। जब वेन रोहान ने सुना कि विंग ने अपनी गोल्डन कोर पूरी तरीके से ठीक कर ली है और अब विंग किसी भी तरह से वीक नहीं है, वेन रोहान बहुत शॉक हो चुका था, क्योंकि अब वेन रोहान को समझ में आ रहा था कि विंग के हाथ से यिन आयरन को छीनना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यिन आयरन पहले तो विंग को अपना मास्टर मानता है और ऊपर से विंग की गोल्डन कोर भी पूरी तरीके से स्ट्रांग है। वेन रोहान फिर भी एक ट्राई करना चाहता था, जिस वजह से उसने विंग पर अपनी सारी डार्क पावर का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग अटैक किया, पर यिन आयरन ने उस अटैक को अपने अंदर समा लिया। ऑब्वियसली यिन आयरन नेगेटिव एनर्जी को अच्छे तरह से कंज्यूम कर सकता था, इसीलिए उसने वेन रोहान के अटैक को आसानी से अपने अंदर समा लिया और विंग को कुछ भी नहीं हुआ। अब वेन रोहान पूरी तरीके से वीक पड़ चुका था। उसके अंदर अब ना प्योर एनर्जी बची थी, ना ही डार्क एनर्जी। उसकी गोल्डन कोर भी अच्छी खासी वीक हो चुकी थी। अब उसमें खड़े होने की तक स्ट्रेंथ नहीं बची थी। ऊपर से विंग के मॉम डैड का जिक्र करके वेन रोहान ने अपने ऊपर एक नई मुसीबत ओढ़ ली थी, क्योंकि विंग अब पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसका गुस्सा एक नेक्स्ट लेवल पार कर चुका था, जिसे देखकर वेन रोहान को सच में अब अपने लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। विंग लगातार स्माइल कर रहा था। इनफैक्ट वो जोर जोर से लाफ कर रहा था और उसकी लाफिंग साउंड हर तरफ गूंज रही थी। ऑब्वियसली वो लाफिंग साउंड हर किसी के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। विंग जैसा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर वेन रोहान के सामने खड़ा था, जो वेन रोहान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। तो विंग वेन रोहान को आसान मौत तो ऑब्वियसली नहीं देने वाला। विंग वेन रोहान को वैसे ही मारना चाहता था जैसे कि वेन रोहान ने विंग के मॉम डैड को मारा था। उसे भी उतना ही तड़पाना चाहता था, उसे भी उतना ही दर्द देना चाहता था। इसीलिए विंग ने अपनी पावर्स थ्रू वेन रोहान को सीधा अपने सामने लाकर फेंक दिया। वेन रोहान बहुत जल्द आसमान से जमीन पर गिर चुका था और विंग अभी भी उसके सामने आसमान में ही था। वेन रोहान ने विंग के सामने अपने
दोनों हाथों को जोड़ लिया और उसने बेगिंग ट्यून में कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कल्टीवेशन छोड़ दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। विंग वो कहाँ छोड़ने वाला था, उसका गुस्सा तो बहुत बढ़ चुका था और आज उसके सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन था जिसने उसकी लाइफ पूरी तरीके से मिजरेबल बना दी थी। विंग जोर जोर से हंस रहा था और उसने उसी ट्यून में कहा, खुद को डिमोनिक कल्टीवेटर कहने वाला वेन रोहान, वैन सेक्ट का इकलौता सेक्ट लीडर, इस 20 साल के बच्चे के सामने बेग कर रहा है, शर्म नहीं आती? इतना बोलकर विंग फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ट्यून में टॉन्टिंग थी और उससे कहीं ज्यादा खतरा था जो वेन रोहान के लिए था। विंग ने अपने गुस्से वाली आंखों से वेन रोहान की तरफ देखा और उसी वॉइस में कहा, मुझे अपना पास्ट याद दिलाकर मेरा प्रेजेंट बर्बाद करके तुम्हें सच में लगता है कि ये वी वुशियान, ये डिमोनिक कल्टीवेटर, यिन आयरन का मास्टर तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें मरना होगा, ठीक उसी तरह से मरना होगा जैसे तुमने मेरे मॉम डैड को मारा था। तुम भी अपने मौत के लिए बैक करोगे। बस फर्क इतना था कि वो खुद को नहीं, अपने 4 साल के बेटे को बचाना चाहते थे और तुम अपनी जान के लिए मेरे सामने बैक करोगे। इतना बोलकर विंग फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। वेन रोहान अपने नीज के बल बैठकर विंग से कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। विंग को वेन रोहान को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, पर अब बहुत ज्यादा खेल चुका था क्योंकि यिन आयरन को भी बाद में विंग को देखना था। इसीलिए उसने यिन आयरन की तरफ एक नजर डाली और बाद में वेन रोहान की तरफ देखते हुए कहा, इस यिन आयरन से बहुत प्यार है ना तुम्हें? तो क्यों ना ये यिन आयरन ही तुमसे तुम्हारी जान को छीने। इतना बोलकर विंग ने यिन आयरन के पूरे डार्क एनर्जी को वेन रोहान की तरफ छोड़ दिया। यिन आयरन से थोड़ी ही देर बाद बहुत सारा ब्लैक स्मोक बाहर निकला और उस ब्लैक स्मोक ने बहुत सारे लोगों की ब्लर इमेज को रेडी किया जो पूरी तरीके से डार्कनेस से भरी हुई थी। उन सब ने वेन रोहान को पकड़ा और वो जिंदा ही वेन रोहान के अंदर से उसकी गोल्डन कोर को निकालने लगे। वेन रोहान बहुत ज्यादा तड़प रहा था और विंग को ये सब देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसे मजा आ रहा था वेन रोहान को ऐसे तड़पते हुए देखने में। विंग आज बहुत क्रूअल लग रहा था। सारे कल्टीवेटर्स, यहाँ तक कि सेक्ट लीडर भी विंग के ऐसे रूप को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे। किसी ने भी इस मासूम से 20 साल के बच्चे का इतना डेविल रूप आज तक देखा ही नहीं था। वेन रोहान की चीखें पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में और उस बैटल फील्ड में गूंज रही थी और विंग की हंसी की आवाज भी। जब उन ब्लैक स्पिरिट ने वेन रोहान के अंदर से वो गोल्डन कोर निकाल ली, तब वो सब वेन रोहान को मारने लगे। उन लोगों ने वेन रोहान को तड़पा कर मारना स्टार्ट किया। वो लगातार वेन रोहान को टॉर्चर कर रहे थे। उन स्पिरिट्स ने वेन रोहान के बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था और वेन रोहान को अपनी बॉडी अंदर से ही जलते हुए फील हो रही थी। वेन रोहान के पूरे बॉडी पे ब्लैक मार्क्स आ चुके थे और हर तरफ से वो ब्लडी हो चुका था। विंग को वेन रोहान को सच में ऐसे देखकर बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। फाइनली उसने बदला ले लिया। वो बदला ले रहा है उस इंसान से जिसने उसकी लाइफ को हेल बना दिया, जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। ऐसे ही आधा घंटा वेन रोहान की चीखें उस पूरे बैटल फील्ड में गूंजती है और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। वेन रोहान पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और उसकी बॉडी एक ब्लैक स्मोक बन के हवा में गायब हो चुकी थी। विंग का सबसे बड़ा दुश्मन मर चुका था, जिसके लिए विंग ने इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर होने का टैग हासिल किया था। आज वो मकसद विंग का कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही वेन रोहान खत्म हो चुका था, वो ब्लैक स्पिरिट्स वापस से यिन आयरन में कैद हो चुकी थी। विंग जो अभी तक हवा में फ्लो कर रहा था, अब वो नीचे जमीन पर गिर चुका था। विंग सीधा अपने घुटनों के ऊपर था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ऑब्वियसली भले ही उसने वेन रोहान को मारा, पर इससे क्या उसके मॉम डैड वापस आएंगे? क्या वो विंग का बचपन लौटा पाएंगे? क्या विंग की वो मासूमियत, वो हंसी वापस आएगी? जवाब था नहीं। विंग ने सब कुछ खो दिया है। वो 16 साल दर्द के
विंग कभी भी वापस नहीं आ सकते। ना ही विंग अपनी खुशी को वापस पा सकता है, ना ही अपने गमों को भुला सकता है। विंग जिस आग में अब तक जल रहा था, वो आग लगाने वाला भले ही शांत हो चुका है, पर क्या विंग के अंदर की वो आग कभी शांत हो जाएगी? नहीं, वो कभी शांत नहीं होगी। ऊपर से अब विंग के ऊपर यिन आयरन की जिम्मेदारी है। यिन आयरन उसे मास्टर समझता है। विंग इन सब चीज़ों के लिए बस इस इन आयरन को ही जिम्मेदार समझता था। ये इन आयरन वो चीज़ थी जिसके वजह से वेन रोहान को उसके मॉम डैड को मारना पड़ा। पावर की वजह से उसके मॉम डैड की जान गई। अगर ये यिन आयरन नहीं होता तो वेन रोहान उसके मॉम डैड को नहीं मारता और विंग को अपना बचपन नहीं खोना पड़ता। विंग जितनी नफरत वेन रोहान से करता था, उतनी ही नफरत वो इस इन आयरन से करता था। उसने अब सोच लिया था कि जैसा उसके साथ हुआ वैसा किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए और इसके लिए कल्टीवेशन वर्ल्ड से इस यिन आयरन का नामो निशान मिटाना होगा। यिन आयरन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा और विंग एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, इसीलिए वो इस यिन आयरन को ना सिर्फ कंट्रोल कर सकता है बल्कि अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जिससे कभी भी बाद में कल्टीवेशन वर्ल्ड में इस यिन आयरन का नाम ही ना हो। इसीलिए विंग ने सोच लिया था कि वो इस यिन आयरन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, भले ही उसके लिए विंग को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। विंग अब जमीन से उठ गया। वो अपने पैरों पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। ऑब्वियसली उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। विंग पलटा। उसने उन सारी कल्टीवेटर्स की तरफ देखा जो अभी भी उस बैरियर में सेफली थे और सब कंसर्न फेस के साथ विंग की तरफ ही देख रहे थे। विंग के चेहरे पर उन सब को देखकर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर उस स्माइल में भी बहुत सारा पेन था। सब महसूस कर सकते थे। विंग के हाथ में अभी भी वो यिन आयरन था। विंग ने अपने हाथ को नीचे कर दिया तो वो यिन आयरन विंग के आसपास चक्कर लगाने लगा। विंग की पूरी बॉडी ब्लैक स्मोक से कवर थी और वो यिन आयरन विंग को कवर करके ही उसके आसपास सर्कल में घूम रहा था। विंग उस बैरियर के करीब गया पर उसने उस बैरियर में एंटर नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली वो बैरियर विंग की प्योर एनर्जी से बना हुआ था, जिस वजह से अगर वो उस बैरियर में एंटर करने की कोशिश करेगा तो पहले तो वो बैरियर विंग को हार्म करने की कोशिश करेगा, पर जब वो बैरियर विंग को हार्म नहीं कर सकेगा तो ऑब्वियसली यिन आयरन उस पर अटैक करेगा, जिससे वो बैरियर पूरी तरीके से टूट जाएगा और अंदर के कल्टीवेटर्स को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए विंग ने उस बैरियर से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। वो अंदर की तरफ सब की तरफ देख रहा था। जियांग चैंग, मैडम यू, यानली, जियांग फैंगमियान, नी मिंजू, नी हुसैन, जिन जूशवान, वेनचिंग, वेननिंग, हर किसी के साथ उसका कोई ना कोई बॉन्ड है। ये वो लोग हैं जिनसे विंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है और विंग इन सब लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। विंग ने सबकी तरफ एक नज़र डाली और उसने सबसे लास्ट में देखा द लाइट बियरिंग लॉर्ड हांग वांगजुन की तरफ, जिसकी आंखों में अभी शायद आंसू आने ही वाले थे। वांगजी की आंखें भी बहुत ज़्यादा टियरी हो चुकी थी और उसे भी आज विंग का पेन फील हो रहा था। पता नहीं क्यों, पर वांगजी को विंग का पेन फील हो रहा था। विंग ने सबको एक सॉफ्ट स्माइल दी और वो उस बैरियर से दूर हो गया। थोड़ी ही देर बाद विंग हवा में फ्लो करने लगा और यिन आयरन को विंग ने अपने सामने अपने हाथ में ले लिया था। विंग ने यिन आयरन को अपने आप से थोड़ा दूर किया और वो कुछ स्पेल्स पढ़ने लगा। उसने यिन आयरन के तरफ एक स्ट्रॉन्ग तालिस्मान फेंका और यिन आयरन अपनी ही जगह रुक गया। कुछ ही देर बाद यिन आयरन से बहुत सारी लाइट बाहर आने लगी और वो उन बेहोश पड़े कल्टीवेटर्स पर नीचे गिरने लगी। जैसे ही उन कल्टीवेटर्स पर वो लाइट नीचे गिर रही थी, वो सारे कल्टीवेटर्स कहीं ना कहीं मूव करने लगे थे, पर वो अभी भी पूरे होश में नहीं आए थे। पर अब समझ में आ रहा था कि वो सारे वॉकिंग क्रॉप्स कल्टीवेटर्स में बदल रहे हैं और अब वो ठीक भी हो रहे थे। उनकी बॉडी पर जो ब्लैक मार्क्स थे वो भी अब निकल रहे थे और बहुत सारी रिसेंटफुल एनर्जी उस प्योर लाइट की वजह से उन वॉकिंग क्रॉप्स मतलब उस कल्टीवेटर्स की बॉडी से बाहर आ रही थी, जो पूरी विंग की बॉडी में ही जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद
सारा माहौल शांत हो चुका था। विंग ने एक बैरियर सेट किया उन सारे वॉकिंग क्रॉप्स पर, या यूँ कहा जाए उन कल्टीवेटर्स पर, जिसकी वजह से उन कल्टीवेटर्स पर भी इस ब्लैक एनर्जी का कोई भी इफेक्ट ना हो। विंग ने अब यिन आयरन की तरफ देखा और वो कुछ चैंटिंग करने लगा, जिस वजह से यिन आयरन बहुत ज़्यादा मूव करने लगा। थोड़ी ही देर बाद यिन आयरन से बहुत सारा ब्लैक स्मोक निकलने लगा, जो विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग के अंदर ही जा रहा था। विंग पूरे ब्लैक स्मोक से कवर हो चुका था और अब विंग का बॉडी नजर ही नहीं आ रहा था, बस विंग का फेस ही हर कोई देख सकता था, क्योंकि विंग के पूरी बॉडी को ब्लैक स्मोक ने कवर करके रखा था और वो ब्लैक स्मोक बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा था, क्योंकि यिन आयरन से जितनी भी एनर्जी निकल रही थी वो पूरी एनर्जी विंग कंज्यूम कर रहा था। करीबन 1 घंटे चले इस प्रोसेस में यिन आयरन अब धीरे धीरे इनविजिबल होने लगा था और विंग पूरा ब्लैक फॉग से कवर हो चुका था। सारी शैडो विंग के आसपास घूम रही थी, बहुत सारी स्पिरिट मतलब। थोड़ी ही देर बाद यिन आयरन दिखना डायरेक्टली बंद हो चुका, वो पूरा इनविजिबल हो चुका था और विंग वो अभी भी उस डार्क एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा था। विंग ने बहुत देर तक उस एनर्जी को कंज्यूम किया, पर अब उसे दर्द होने लगा था। विंग भले ही एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, पर उसकी भी एक हद थी और सबसे इम्पोर्टेंट, भले ही उसके पास पावर्स बहुत ज़्यादा थी, पर वो अभी भी छोटा था। उसकी बॉडी अभी भी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा छोटी थी, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, जिस वजह से यिन आयरन की सारी पावर्स बाहर निकालने के बाद वो विंग में डेस्परेटली एंटर होना चाहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन पावर्स को एक बॉडी मिल चुकी थी जो विंग की बॉडी थी, पर विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी। भले ही उसकी गोल्डन कोर एक हद तक स्ट्रॉन्ग थी, पर उसकी बॉडी अभी भी वीक थी। और एक सच जो विंग ने सबसे छुपाया, उसकी गोल्डन कोर अभी भी वीक थी और यही एक रीज़न था जिस रीज़न की वजह से विंग यिन आयरन के सारी एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करने के लिए कैपेबल हुआ था। क्योंकि अगर विंग की गोल्डन कोर पूरी तरीके से स्ट्रांग होती तो वो यिन आयरन को एक ही झटके में अपने पूरे पावर्स थ्रू डिस्ट्रॉय कर देता, पर विंग की गोल्डन कोर अभी तक पूरी तरीके से कभी ठीक हुई ही नहीं थी। विंग वैसे ही इस बैटल को लड़ रहा था और उसने ऐसे ही यिन आयरन को डिस्ट्रॉय करने का भी फैसला ले लिया था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। वो सारी एनर्जी डेस्परेटली विंग में एंटर करना चाहती थी और विंग की बॉडी इस पूरी एनर्जी को सहने के लिए अभी रेडी नहीं थी। उसकी गोल्डन कोर भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। धीरे धीरे वो सारी एनर्जी ने विंग को पूरी तरीके से घेर लिया और विंग चीखने लगा, वो चिल्लाने लगा। उसकी पूरी चीखें और उसका दर्द उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में गूंजने लगा। विंग इतना पेन में था कि उससे अब आवाज़ तक बाहर निकालनी नहीं हो रही थी। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी इन सब चीज़ों में यूज़ भी हो रही थी। विंग थक चुका था, पर उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। उसे ये प्रोसेस कंप्लीट करनी ही होगी। थोड़ी ही देर बाद, करीबन आधे घंटे बाद मतलब, विंग वो सारी एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम कर चुका था। विंग की पूरी बॉडी ब्लैक हो चुकी थी, उसकी आईज भी डार्क ब्लैक हो चुकी थी और वो पूरी तरीके से डिमोनिक कल्टीवेटर के फॉर्म में आ चुका था। उसमें यिन आयरन की सारी एनर्जी थी, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। जैसे ही विंग ने यह महसूस किया कि अब ये यिन आयरन उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही विंग ने तुरंत जियांग चैंग को सिग्नल दिया और जैसे ही जियांग चैंग ने विंग के सिग्नल को देखा, उसने तुरंत फुल फोर्स से जेडियान से विंग पर अटैक किया, जिससे जेडियान ने विंग को पूरी तरीके से रैप कर लिया। विंग अभी भी ब्लैक स्मोक में कवर था, पर अभी उसका फेस और ऑल ओवर बॉडी हर कोई देख सकता था। जेडियान विंग के आसपास पर्पल लाइटनिंग में फ्लैश करने लगी। विंग ने तुरंत वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ने भी नोट किया और वो अपनी पूरी कल्टीवेशन पावर को इकट्ठा करके उसने फर्स्ट विंग के ऊपर बीचे से वार किया, उसकी गोल्डन कोर पर। विंग ने एक लाउड स्क्रीम की, जिससे हर कोई पूरी तरीके से डर चुका था। विंग की वो वॉइस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें विंग का पेन नजर आ रहा था। हर कोई
विंग का पेन फील कर सकता था। हर किसी को समझ में आ रहा था कि विंग को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर फिर भी ये सब करना होगा क्योंकि ये विंग का ही ऑर्डर है। हांग वांग जुन ने जैसे ही अपने बीचेन से विंग पर वार किया था, उस विंग की वो चीख सुनकर वो भी अब डर रहा था। उसे डर लग रहा था अब विंग को खोने से। उसे सच में अब विंग के फैसले पर डाउट हो रहा था, क्योंकि सच में विंग अपने डिमोनिक पावर से खुद को सेव कर पाएगा। पर फिर भी वांगजी ने फर्स्ट अटैक तो कर दिया था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे बीचेन को फिर से वापस समन किया और बीचेन अब उसके हाथ में थी। वांगजी ने तुरंत बीचेन को सील किया और सुबियान को अनसील किया। वांगजी ने उस पर भी अपनी सारी एनर्जी डाली और उसने विंग के दिल पर वार किया। वो एक वार और विंग शांत हो चुका था। वो टोटली शांत हो चुका था। अब तक जो चीखें पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में विंग की गूंज रही थी, वो टोटली शांत हो चुकी थी और विंग वो अभी भी हवा में ही था। विंग ने वांगजी से सिर्फ बीचेन को वापस बुलाने के लिए कहा था, ना कि सुबियान को। इसीलिए वांगजी ने सुबियान को वापस नहीं बुलाया और वो अभी भी विंग के हार्ट के अंदर ही थी। विंग शांत हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद जीडियान अपने आप ही विंग को छोड़कर वापस से जियांग चैंग के हाथ में आ चुकी थी और अब पूरी तरीके से ब्लैक स्मोक हट रहा था। धीरे धीरे पूरा ब्लैक स्मोक इनविजिबल हो गया। कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो ब्लैक क्लाउड अब तक फैले हुए थे, वो सब डिसअपियर होने लगे। थोड़ी ही देर बाद पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड शांत हो गया और हर तरफ फिर से नेचुरल लाइट फ्लैश होने लगी। मतलब जो सन की नॉर्मल लाइट थी, पूरा नेचर भी पहले की तरह खुशमिजाज होने लगा। हर तरफ फिर से पेड़ पौधे नजर आने लगे। वही अगर विंग की बात की जाए तो वो भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। अभी भी उसके हार्ट में सुबियान थी। विंग ऐसे ही नीचे आते हुए अपने नीज के बल गिर गया। उसने अपने माउथ से बहुत सारा ब्लड बाहर निकाला और उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा। विंग ने सुबियान पर हाथ रखा और वो धीरे धीरे अपने हार्ट से उस सुबियान को बाहर निकलने लगा। और जैसे जैसे सुबियान विंग के हार्ट से बाहर आ रही थी, विंग के मुंह से और भी ज़्यादा ब्लड बाहर आ रहा था। विंग की आंखें टोटली नॉर्मल हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी। विंग के दर्द का अंदाजा उसकी आंखों को देखकर लगाया जा सकता था। वो भयानक चीखें अभी भी सबके कानों में गूंज रही थी और अब विंग की ये आंखें शायद ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये नज़ारा कभी भूला जा सकता है। हर कोई विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो सुबियान को बाहर निकाल रहा था। थोड़ी ही देर बाद सुबियान पूरी तरीके से विंग के बॉडी से बाहर निकल गई। जैसे ही सुबियान विंग की बॉडी से बाहर निकली, विंग ने बहुत लाउडली स्क्रीम किया क्योंकि ऑब्वियसली उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। विंग ने सुबियान को बाहर की तरफ निकाला और उसने अपने हाथ को आगे किया, जिससे वांगजी के हाथ में जो सुबियान का कवर था, तब उसकी जो शील थी, जिसे मयान कहा जाता है, आई डोंट नो कि उसे क्या कहते हैं, समझ जाओ, वो विंग के हाथ में आ गया। विंग ने तुरंत सुबियान को सील्ड किया और उसने सुबियान को अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। जैसे ही सुबियान नीचे गिरी, वो तुरंत हवा में फ्लाई होने लगी और विंग ने सुबियान की तरफ एक स्माइल से देखा। कुछ ही देर बाद सुबियान भी धीरे धीरे इनविजिबल होने लगी। विंग के चेहरे पर एक स्माइल थी। थोड़ी ही देर बाद सुबियान पूरी तरीके से इनविजिबल हो गई और अब हवा में कुछ भी नहीं था। विंग के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई और उसने उसी डायरेक्शन में, मतलब जहां अब तक सुबियान थी, उसी डायरेक्शन में देखते हुए कहा, फाइनली मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। फाइनली मेरे मॉम डैड का सपना पूरा हुआ। मैंने इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से यिन आयरन का नामो निशान हटा दिया। अब कोई भी पावर्स के लिए नहीं लड़ेगा। अब कोई भी कल्टीवेटर दूसरे कल्टीवेटर को पावर के लिए नहीं मारेगा। अब कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। अब कोई भी लावारिस विंग इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं घूमेगा। अब कोई भी किसी की भी मासूमियत का फायदा नहीं उठाएगा। अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनेगा। मैं वी वुशियान
वी चांसे और कांसे सरन का इकलौता बेटा जिसने यिन आयरन को पूरी तरीके से कल्टीवेशन वर्ल्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इतना बोलकर विंग फिर से हंसने लगा, पर उसकी वो ब्रोकन स्माइल हर किसी को दर्द दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद विंग ने अपनी तरफ देखा, वो भी अब कहीं ना कहीं डिसअपियर होने लगा था। विंग के चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर बाद विंग जमीन पर पूरी तरीके से गिर गया। विंग की बॉडी अचानक पूरे ब्लड से कवर हो चुकी थी। उसके माउथ से भी बहुत सारा ब्लड बाहर आ रहा था। हर कोई विंग की ऐसी हालत देखकर शॉक हो चुका था। अब हर किसी ने उस बैरियर के बाहर कदम रखा और वो सब विंग की तरफ भागने लगे। थोड़ी ही देर बाद विंग के आसपास थोड़ा सा ब्लैक स्मोक जो बचा था वो भी इनविजिबल होने लगा और विंग की पूरी बॉडी को एक रेड लाइट ने कवर कर लिया। विंग की बॉडी वैसे ही हवा में फ्लो होने लगी और हर कोई इस सीन को देखकर टोटली शॉक हो चुका था। विंग की बॉडी से अभी भी ब्लड बाहर गिर रहा था और विंग टोटली अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका था। वो टोटली अनकॉन्शियस स्टेज में जा चुका था और अब विंग की बॉडी में कोई भी हलचल नहीं थी। हर कोई समझ चुका था कि विंग की डेथ हो चुकी है। धीरे धीरे वो रेड लाइट और भी ज्यादा डार्क होने लगी, पर इससे पहले कि वो रेड लाइट पूरी तरीके से विंग को कवर कर पाती, अचानक आसमान में एक बहुत शार्प व्हाइट लाइट अपीयर हो गई और उसने पूरे आसमान को कवर कर दिया। उस लाइट की पावर या इफेक्ट इतना ज्यादा था कि हर किसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उन सब ने अपनी आंखें खोली तब सब ने देखा कि विंग जो उस रेड लाइट में कवर था वो धीरे धीरे उस व्हाइट लाइट की तरफ जा रहा है और थोड़ी ही देर बाद वो रेड लाइट जो विंग को कवर कर चुकी थी और वो व्हाइट लाइट दोनों भी डिसअपियर हो चुकी थी। विंग की बॉडी भी अब किसी को नजर नहीं आ रही थी। सब समझ चुके थे कि विंग टोटली खत्म हो चुका है, वो मर चुका है। जैसे ही ये बात सब ने महसूस की, सबकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू थे। सब ने विंग का स्ट्रगल देखा था। इन पूरे वक्त में विंग कितना ज्यादा डेस्परेट था इस बैटल को खत्म करने के लिए। या शायद वो पहले से ही अपना अंजाम जानता था। ये सच था, विंग पहले से ही अपना अंजाम जानता था। वो जानता था कि जब ये बैटल खत्म होगी तब उसे भी खत्म होना होगा। हर कोई विंग के लिए रो रहा था। जियांग चैंग, जियांग यानली, वैन क्वीन, नी हुसैन और लान वांगजी ये तो खुद को संभाल ही नहीं पाए और ये सीधा फ्लोर पर गिर चुके थे, मतलब नीचे जमीन पर। हर किसी की आंखों में आंसू थे। विंग जैसे ही पूरी तरीके से डिसअपियर हुआ था, अचानक वांगजी को अपने हार्ट में एक शार्प पेन होने लगा। उसे पता नहीं क्यों पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी भी जान निकल रही है और वांगजी सच में अब ये चाहता था, वो विंग के साथ मरना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद जब वांगजी नीचे गिरा ही हुआ था कि उसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेड लाइट ने अपनी अपीयरेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया। वांगजी टोटली उस रेड लाइट में कवर हो चुका था और वो भी ग्लो कर रहा था। वांगजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि बाकी किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो पूरी रेड लाइट वांगजी के अंदर ही समा गई, जिससे वांगजी का वो पेन अचानक ही वैनिश हो गया और वो खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगा। वांगजी को समझ में तो नहीं आया कि ये क्यों हुआ, पर उसे ऐसा लग रहा था कि विंग कहीं ना कहीं उसके आसपास है। वो विंग को महसूस कर सकता था, पता नहीं क्यों, पर उसे स्ट्रांगली विंग का अपीयरेंस अपने आसपास मौजूद हो सकता था, महसूस हो सकता था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.